स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो भौतिक विज्ञान की एक नई दुनिया में जिसको हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले टॉपिक के बारे में। पहले थोड़ा सा जानकारी ले लें। ये वाला टॉपिक जो है मॉडर्न फिजिक्स प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास हर एक बच्चे की क्लास के बैकग्राउंड के लिए बेस माना जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ आज स्टडी करने आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है हमारा है वो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर कहा जाए तो जितने भी फिलोसफर रहे हैं उनका मानना यही है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट मतलब पिछले जो पुराने समय में कोई भी इसका एविडेंस नहीं हुआ करता, कोई प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चें आगे बढ़ती जाती हैं, ये नई नई खोज हमारे सामने आती जाती हैं, तो सन 1803 में डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ जिन जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनको हम परमाणु कहते हैं यानी एटम कहते हैं। तो डाल्टन ने उस समय बताया कि परमाणु को हम किसी भी मेथड के द्वारा यानी किसी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम लोग आज अच्छी तरह से जानते हैं कि परमाणु को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है ना। तो लेकिन उस समय ये बात मानी जाती थी कि हम परमाणु को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आगे चलकर परमाणु का विभाजन हुआ और विभाजित कणों को पदार्थ के मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। तो अब हमें देखना यह कि वे मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक में जो मूल फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं वे आपके हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि 1932 में केवल यही माना जाता था, 1932 से पहले केवल यही माना जाता था कि केवल दो ही पार्टिकल हैं, कि अगर जो भी परमाणु है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ वो है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इन्हीं को आपका क्या माना जाता था, मेन रूप से मूल कण माना जाता था। लेकिन 1932 के बाद एक घटना हुई जिसमें चैडविक ने एक नए कण की खोज की और वो कण था आपका न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज होते ही ये बात तो फिर से गलत साबित हो गई, क्योंकि अब केवल दो मूल कण नहीं थे, अब मूल कणों की संख्या कितनी हो चुकी थी, 3 हो चुकी थी। और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में अब न्यूट्रॉन भी शामिल था। आधुनिक भौतिकी की बात की जाए तो अब तो इसमें संख्या जो है वो 30 से ऊपर जा चुकी है। आज मूल कणों की बात करो 30+ है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ जो मूल कण हैं उनके बारे में स्टार्टिंग करके सुनते हैं। अच्छा, इस चीज़ और बता दें इसमें कि अब जो कणों का निर्धारण किया गया वो दो तरीके से होता है। एक तो स्टेबल पार्टिकल्स और एक अनस्टेबल पार्टिकल यानी स्थायी कण और अस्थायी कण। ठीक है ना। तो स्थायी कण और अस्थायी कणों के निर्धारण करने का क्या पर्पज़ है, क्या टारगेट होता है कि जब भी हम परमाणु को ब्रेक करते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन से पार्टिकल्स आपके काफ़ी समय तक बने रहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। तो जो पार्टिकल समय के सापेक्ष आपके अस्तित्व में समाप्त हो जाते हैं वो आपके अस्थायी पार्टिकल हैं, और जो समय के साथ लगातार बने रहते हैं वो आपके स्थायी कण या स्टेबल पार्टिकल कहलाते हैं। तो उनमें से एक स्टेबल पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए मेरे साथ में। और इसकी जो खोज की थी 1897 में 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। कई बार पूछा गया था फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है यानी आधुनिक भौतिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आपके कौन है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणावेशित पार्टिकल है, ऋणावेशित मूल पार्टिकल है, मूल कण है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है। और इसकी जो पोजीशन होती है वो नाभिक के चारों तरफ जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें ये रोटेट करते रहते हैं, उन कक्षाओं में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उस पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻10⁻⁻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 
ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मास की बात की जाए, द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, माइनस का 31 किलोग्राम होता है भाई, ठीक है। और एक ऐसा पार्टिकल है स्टेबल मूल कण है। नेक्स्ट कण कौन सा है, नेक्स्ट कण को देखते हैं। तो दूसरा पार्टिकल है आपके पास में प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा कण है, प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है और कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है भाई ये, ठीक है, नाभिक में रहेगा, परमाणु के नाभिक में रहता है। इसकी खोज की गई थी 1896 में, 1896 में किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और इस मूल कण का नामकरण किसने किया था, नाम जो रखने वाले थे वो थे रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने इनका नामकरण किया था इस पदार्थ का, इस कण का। चार्जेस की बात की जाए, चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 10⁻⁻⁹, लेकिन प्रकृति अलग होती है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश था और प्रोटॉन पर आपका कैसे होता है, धनावेश होता है, ठीक है। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान आपका 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, क्लियर। और कैसा कण है, ये एक स्थायी मूल कण है, ओके। तीसरे पर आते हैं, तीसरा कण जो है आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में, किसने की थी, मिस्टर चैडविक ने की थी। कैसा चार्ज होता है इस पर, ये आवेश रहित है, ठीक है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। कहाँ रहता है, परमाणु के न्यूक्लियस में। तो उसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में आपके दो पार्टिकल रहते हैं, न्यूक्लियस में आपका कौन कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन आपका रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, क्लियर है।
अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान की अगर बात की जाए न्यूट्रॉन के, तो वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आगे स्टेबल और अनस्टेबल पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें उसका जो लाइफ टाइम है वो 17 मिनट का होता है। यूजेस कहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन का? तो न्यूट्रॉन का यूज़ जो है वो आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान में होता है, और बहुत ज़्यादा उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन जब हम लोग पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन आप यानी परमाणु बम, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है वहाँ पर हमें न्यूट्रॉन का ही यूज़ करना होता है। क्लियर? अगले पार्टिकल पे आते हैं। अगला पार्टिकल है हमारा आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। इसकी जो खोज हुई थी 1932 में की गई। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। कैसा कण है? मूल कण है, धनावेशित है। देखिए इसके बारे में एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये एंटी पार्टिकल है, ठीक है। दुश्मन है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसका एंटी पार्टिकल है, वही प्रतिकण बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। इसकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के जैसी हैं, सिवाय एक प्रॉपर्टी के, और वो प्रॉपर्टी है उसके आवेश की प्रकृति, ठीक है। बाकी सभी इस पे चार्जेस हुआ, इसका द्रव्यमान हुआ, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन एंटी पार्टिकल होने का मेन कारण है कि इस पर चार्ज कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस यही इसका सबसे बड़ा उसका गुण है, ठीक है। 5वें नंबर पर आपका आता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज हुई थी 1930 में। देखिए ये वीडियो बड़ा मेहनत से बनाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप ना प्लीज़ 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 लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंटों में बताइए, देखिए एग्जामिनेशन आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षाएं टल रही हैं, ठीक है, प्रमोट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। हर एक इस समय अगर आप थोड़ी सी भी ढिलाई देंगे तो ये जो आपकी कमी रह जाएगी ये पूरी लाइफ लॉन्ग जाएगी। ओके, इस समय जो भी कोरोना की कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे हाँ ये भी थोड़ा सही लग रहा होगा, लेकिन आगे इसका इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे थोड़ा सा गलत पड़ेगा, क्योंकि आपका जो तनाव में, जो स्ट्रेस में आपका जो परीक्षा देने का जो आपका एक प्रैक्टिस हुआ करती थी वो नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसी कमी बिल्कुल ना छोड़ें अपने अंदर। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी रहे। तो आप हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे आगे लाइफ में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े आप उसके बारे में बता सकें। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें न्यूट्रिनो के बारे में। तो न्यूट्रिनो की खोज 1930 में की थी, और जिस साइंटिस्ट ने की थी वो थे आपके पाउली, ठीक है। तो ये कैसा कण है? यह है द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, दो प्रकार का, आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो जो है बीटा कण पार्टिकल, बीटा कण रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जब बीटा कण का रेडिएशन होता है, ठीक है ना, तब ये कण इसके साथ में एमिट होता है। ओके, इनकी स्पिन की बात करें तो इनकी जो ये दो जो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, एक दूसरे के स्पिन, इन दोनों की स्पिन यानी जो चक्रण होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगले पर आते हैं। अगला जो पार्टिकल है वो आपका है मेसॉन, ठीक है ना। तो पाई मेसॉन के नाम से जाना जाता है। खोज हुई थी 1935 में, और युकावा ने जापानी वैज्ञानिक थे, युकावा ने इसकी खोज की थी। और इसकी जो टाइप होती है वो धनात्मक पाई मेसॉन एवं ऋणात्मक पाई मेसॉन के रूप में होती है। कैसा कण होता है? एक अस्थायी मूल कण है, और इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकंड होता है। तो माइनस का 8 ऊपर लगेगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, इसलिए इसको सामने लिख दिया है। तो 10⁻⁸ सेकंड होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है, इतने टाइम्स होता है। यानी सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे हल्का अब तक मिला हुआ इलेक्ट्रॉन कण सबसे हल्का है। 7वें नंबर पे हम लोग शामिल कर रहे हैं फोटोन को, ठीक है। तो ऊर्जा का जो पैकेट है वही फोटोन कहलाते हैं, द पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये इसकी जो स्पीड होती है प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का निर्माण मूल कणों से हुआ है, और उस मूल कण का नाम ही आपका क्या है? फोटोन है। अगर इसके रेस्ट मास की बात करते हैं तो उसका रेस्ट मास आपका 0 होता है, शून्य होता है फोटोन का रेस्ट मास। इस बात को ध्यान रखिए सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी यूनिट है ये पूरी न्यूक्लियस की। अब बात करते हैं नाभिक के बारे में, नाभिक के और न्यूक्लियस, ठीक है। तो परमाणु का केंद्र भाग जिसमें कुल धनावेश, टोटल आपका धनावेश होता है। और ये वाली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग हुआ था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के जो जो रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट के बेसिस पर ये पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया कि जितना भी परमाणु का धनावेश है वो उसके सेंटर में केंद्रित रहता है, ठीक है। उसको हम नाभिक बोलते हैं। और लगभग सभी द्रव्यमान वहीं पर संकेंद्रित रहता है, इसको हम नाभिक कहेंगे। उसकी जो रेडियस है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। 10 की घात कहा जाए तो -12 इतना सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 10⁻14 मीटर कर दीजिएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या की बात 10⁻8 सेंटीमीटर होती है, तो 10⁻10 हो जाएगा, मीटर कन्वर्ट करेंगे। घनत्व की बात करें, परमाणु के घनत्व का 10⁻12 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो नाभिक में सबसे ज़्यादा होती है। और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, इसलिए उसका जो नाभिक है वो काफ़ी सॉलिड होगा, रिजिड होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट।
तो जैसे हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु नाभिक संरचना प्रोटॉनों से होती है, जिन नाभिकों में 2, 8, 14, 20, 28, 50 और 82 न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन 126 या 152 होते हैं, वो अन्य नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी आगे आने वाली है। तो ये जितनी भी संख्या आपने ऊपर देखी, ठीक है ना, ये सभी संख्या आपकी क्या कहलाती हैं? स्टेबिलिटी नंबर कहलाती हैं, स्थायित्व संख्याएं कहलाती हैं। आइए उसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? आपने ये देखा होगा जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, तब ये बताया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन यानी समान आवेशों के बीच में सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। अब बात अगर करते हैं आप नाभिक के बारे में, तो नाभिक में आपके प्रोटॉन प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, अब बचता आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर जब धनावेश है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा, वहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर विद्युत प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर कोई एक नया फोर्स है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करता चार्जेस की प्रकृति के ऊपर, बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। तो ये आकर्षण बल होता है, परमाणु के नाभिकों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रहता है, बेनाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, समान आवेशों के कारण प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ये बाहर की बात की जा रही है, परंतु प्रतिकर्षण के बावजूद भी नाभिक स्थायी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा वही है जो मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉनों का एक साथ रहना, उसके पीछे जो फोर्स होता है वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो इसी टॉपिक के साथ में हम लोग फिर अगले वाले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और लगातार बने रहिए मेरे साथ में, इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में लगातार तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।